स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आइए खबरों की शुरुआत करें। यूनाइटेड नेशंस ने पर्यावरण के लिहाज से एक अहम निर्णय लिया है। दरअसल UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट तक पहुंच को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट घोषित किया है। इससे क्लाइमेट जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देशों को पर्यावरण के लिए किए गए कमिटमेंट को फुलफिल करने में मदद मिलेगी। UNGA के इस प्रस्ताव पर 161 देशों ने समर्थन में और 8 सदस्य देशों ने वोट नहीं किया है। हालांकि विरोध में एक भी वोट नहीं किया गया। भारत ने इसके समर्थन में वोट किया। प्रस्ताव में जलवायु परिवर्तन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। गौरतलब है कि ये राइट लीगली बाइंडिंग नहीं है। इस तरह के राइट्स को लीगली बाइंडिंग किसी कन्वेंशन या ट्रीटी के जरिए ही किया जा सकता है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 48A के मुताबिक राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा मूल कर्तव्यों में नागरिकों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी दी गई है। आर्टिकल 51A(G) के मुताबिक नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसकी बेहतरी के प्रयास करने की बात कही गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के रामगुंडम में 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। वर्चुअल तौर पर हुआ यह कार्यक्रम उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 सेलिब्रेशन का हिस्सा है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर @ 2047 साल 2047 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सेट किए गए टारगेट्स को डिस्कस करने के बारे में इस मौके पर नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि रामगुंडम स्थित ये प्लांट देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है। इसकी क्षमता 100 मेगावाट है। इसे NTPC के द्वारा तैयार किया गया है। ग्रीन एनर्जी होने के साथ फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के और भी फायदे हैं। वाटर पर लगाए जाने के चलते ये पानी के इवेपोरेशन रेट कम करने में मददगार होंगे। इसके अलावा फोटोवोल्टिक पैनल्स के लिए लैंड की जरूरत नहीं होगी। जमीन का प्रयोग दूसरे जरूरी कामों के लिए किया जा सकेगा। आपको बता दें कि भारत ने साल 2030 तक 450 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को हासिल करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका मकसद देश में बढ़ते मामलों की निगरानी और डायग्नोस्टिक सर्विसेज समेत वैक्सीनेशन को लेकर गाइडेंस मुहैया कराना होगा। टास्क फोर्स की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य VK पॉल करेंगे। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले और भारत में केरल में हुई पहली मौत ने इसके प्रति चिंता बढ़ा दी है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 78 देशों में 18,000 मामले दर्ज हुए हैं। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज से मतलब है कि यह किसी संक्रमित जानवर से इंसानों में फैलता है। यह वायरस पॉक्सविरिडा वायरस की फैमिली से संबंधित है। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र में यह बीमारी एंडेमिक है, लेकिन अब इसे नॉन एंडेमिक देशों में भी देखा जा रहा है। मंकी पॉक्स का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन स्मॉल पॉक्स की तरह है, लेकिन यह स्मॉल पॉक्स की तुलना में कम संक्रामक है। वैश्विक स्तर पर स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन साल 1980 में घोषित किया गया था। मंकी पॉक्स में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के लिए लंबे समय तक फेस टू फेस कांटेक्ट की जरूरत होती है। वर्तमान में इसके लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। हालांकि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन इसके मामलों में 85% तक प्रभावी देखी गई है। कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद सरकार इस तकनीक का प्रयोग अन्य स्वास्थ्य मामलों में करने जा रही है। वर्तमान में इस तकनीक का प्रयोग UIP यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में करने की तैयारी है। आने वाले वक्त में इसे ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन जैसे मामलों में भी लागू करने की बात की जा रही है। UIP में इस तकनीक को लागू करने से वैक्सीनेशन सेंटर या कैंप और वैक्सीन रिमाइंडर भेजने में आसानी होगी। वैक्सीनेशन के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट बच्चे के बर्थ से ही हासिल किए जा सकेंगे। गौरतलब है कि सरकार डिजिटल पब्लिक गुड्स के जरिए तकनीक की पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रही है। डिजिटल पब्लिक गुड्स से मतलब कोविन, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, डिजीलॉकर और आधार ऑथेंटिकेशन जैसी सुविधाओं से है। डिजिटल पब्लिक गुड्स के एग्जाम्पल्स आपको नोट कर लेने चाहिए। साल 2020 के UPSC प्रीलिम्स में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल पूछा गया था।
आपको बता दें कि देश में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम साल 1978 में लॉन्च हुआ था। साल 1985 में इसे यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से मॉडिफाई किया गया। इम्यूनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति को वैक्सीन के जरिए संक्रामक बीमारियों के प्रति इम्यून किया जाता है। यूआईपी में बीसीजी, ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, पेंटवैलेंट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, पीसीवी यानी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेंट वैक्सीन, एफआईपीवी और मीजल्स की वैक्सीन दी जाती है। इसके अलावा जापानीज एन्सेफेलाइटिस, डीपीटी बूस्टर और टेटनस वैक्सीन भी शामिल। हाल ही में डीप माइंड कंपनी ने अल्फाफोल्ड को लेकर एक घोषणा की है। डीप माइंड गूगल की एक लंदन बेस्ड कंपनी है। कंपनी ने 200 मिलियन से अधिक प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट किया है। ये प्रेडिक्शन अल्फाफोल्ड की मदद से किए गए हैं। गौरतलब है कि अल्फाफोल्ड एक AI बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन टूल है। इसमें स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए ट्रेनिंग, लर्निंग, रीट्रेनिंग एंड रीलर्निंग की प्रोसेस का यूज किया जाता है। अब रिसर्चर्स अल्फाफोल्ड के जरिए कई क्षेत्रों मसलन सस्टेनेबिलिटी, फूड इनसिक्योरिटी और नेग्लेक्टेड डिजीज में एडवांस रिसर्च कर सकेंगे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन कई लिहाज से अहम है, जैसे कि SARS-CoV-2 में भी एक प्रोटीन होता है। इसकी शेप की जानकारी बायोलॉजिस्ट को इसके लिए एंटीबॉडीज तैयार करने में मदद करेगी। आपको बता दें कि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी माना जाता है। प्रोटीन एक प्रकार के ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर होता है। इसमें कुछ मात्रा में सल्फर और फास्फोरस भी मौजूद होते हैं। प्रोटीन टिश्यूज के निर्माण और शारीरिक वृद्धि के लिए जरूरी माने जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडी और एंटीजन आदि विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की यात्रा पर रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और मालदीव की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को एक दूसरे का सप्लीमेंट्री बताया। मालदीव के राष्ट्रपति की ये दूसरी आधिकारिक यात्रा है। मार्च 2022 में मालदीव में चले एंटी इंडिया कैंपेन के बाद ये यात्रा अहम मानी जा रही है। दरअसल मार्च 2022 में मालदीव में एक रैली आयोजित होनी थी, जिसकी थीम इंडिया आउट रखी गई थी। हालांकि मालदीव की संसद ने इमरजेंसी मोशन लाकर रैली को कैंसिल कर दिया था। आपको बता दें कि भारत सरकार अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सभी पड़ोसी देशों के साथ फ्रेंडली और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप रखता है। इस नीति में क्रिएटिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल, पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क्स फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी पर फोकस किया जाता है। इसमें भारत अपने नज़दीकी पड़ोसी देशों को ग्रेटर कनेक्टिविटी, बेहतर अवसंरचना, कई क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोग जैसे लाभ मुहैया कराना चाहता है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत सामान्य रिश्तों की उम्मीद करता है। साथ ही सभी मुद्दों को बायलैटरली और पीसफुली बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। इन मुद्दों का समाधान भारत शिमला समझौते और लाहौर घोषणा के दायरे में करना चाहता है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा लोकसभा में दिए गए एक बयान के बाद से यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में साफ किया कि यूसीसी को लागू करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है। यूसीसी से मतलब देश के सभी नागरिकों के लिए एक कॉमन लॉ से है। यह सभी धार्मिक समुदायों के निजी मुद्दे मसलन तलाक, विवाह आदि पर लागू होता है। यूसीसी से न केवल समुदायों में बल्कि समुदायों के भीतर महिला और पुरुष की समानता भी एश्योर हो सकती है। दरअसल भारत में शादी, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे मामलों में हर समुदाय के लिए अलग अलग कानून है, जो कि उनकी धार्मिक मान्यताओं और विश्वास पर बेस्ड होते हैं। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूसीसी की बात की गई है। आर्टिकल 44 में राज्य को देश के सभी नागरिकों के एक समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। भारत में यूसीसी को लागू करने के समर्थन में कई तर्क दिए जाते हैं। इनमें पहला है कि भारत एक सेक्युलर रिपब्लिक है, इसलिए देश के कानून धार्मिक आधार पर बटे हुए न होकर सभी नागरिकों के लिए समान होने चाहिए।
साथ ही इससे जेंडर जस्टिस भी एश्योर होगा। आमतौर पर हर धार्मिक कानून में महिलाओं के अधिकार लिमिटेड ही होते हैं। समान नागरिक संहिता से ही संविधान में मिले अधिकारों को अमली जामा पहनाया जा सकता है। आपको बता दें कि मई 2022 में उत्तराखंड ने राज्य में यूसीसी को लागू करने के लिए एक पैनल बनाया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट का नोटिस उन याचिकाओं के मद्देनजर जारी किया गया है जिनमें ईडी और सीबीआई के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाने पर सवाल उठाया गया है। ये याचिकाएं नवंबर 2021 में लाए गए ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर की गई हैं। दरअसल ऑर्डिनेंस के जरिए सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया था। गौरतलब है कि ईडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट वित्त मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंजेस से जुड़े कानूनों के उल्लंघन की जांच करती है। यह देश में द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के जरिए किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर किया गया था। वर्तमान में सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनेल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के तहत कार्यरत है। गौरतलब है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना, साथ ही यह भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी काम करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। चलिए खबरों की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के कॉलेजियम ने अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि वर्तमान सीजेआई एनवी रमन्ना 26 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। कॉलेजियम में सीजेआई के अलावा जस्टिस यूयू ललित, डीवाई चंद्रचूड़, संजय किशन कौल और अब्दुल नजीर शामिल हैं। सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजों की नियुक्ति से संबंधित एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक कानून मंत्री तत्कालीन सीजेआई से अगले सीजेआई की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश मांगते हैं। सीजेआई से सिफारिश कब लेनी चाहिए ये तय नहीं रखा जाता। आमतौर पर वर्तमान सीजेआई के रिटायरमेंट से 1 माह पहले ऐसे किया जाता है। एमओपी में कहा गया है कि सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होने चाहिए। वर्तमान में जस्टिस यूयू ललित सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज हैं। कॉलेजियम सिस्टम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजों से मिलकर बनी समिति है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर से संबंधित निर्णय लेती है। इसकी जगह साल 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित किया गया था। इसे 4th जजेस केस 2015 के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 124(2) सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित है। दुनिया की 2 बड़ी शक्तियां आमने सामने हैं। दरअसल यूएसए की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा पर हैं। ये 25 सालों में यूएसए और ताइवान के बीच हुई सबसे बड़ी पॉलिटिकल एंगेजमेंट है। चीन ने इसे मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन माना है। साथ ही काउंटर मेजर्स के तौर पर टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस की बात कही है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल टेस्ट और सी और एयर एक्सरसाइज लॉन्च करने की बात की है। गौरतलब है कि चीन ताइवान को वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है। चीन को ताइवान में सीनियर अमेरिकन फिगर की मौजूदगी से समस्या है। इससे ताइवान की स्वतंत्रता के मुद्दे को यूएसए की मदद जाहिर होती है। चीन ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस यात्रा के बाद चीन ने ताइवान के शिपमेंट्स को भी रोक दिया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इस मामले में सफाई दी है। उनके मुताबिक यूएसए में कांग्रेस सरकार के कोइक्वल और इंडिपेंडेंट ब्रांच हैं। साथ ही ताइवान की यात्रा का निर्णय पूरी तरह से स्पीकर का है। आपको बता दें कि ताइवान दक्षिण पूर्वी चीन के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है। यूएन ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। यूनियन कैबिनेट ने भारत के अपडेटेड एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को मंजूरी दे दी है। ये टारगेट्स यूएनएफसीसीसी यानी
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को सूचित किए जाने हैं। गौरतलब है कि COP26 में यानी COP26 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नेक्टर एलिमेंट्स की घोषणा की थी। इन्हें पंचामृत नाम दिया गया है। इन्हें ही भारत के इनहैंस्ड क्लाइमेट टारगेट्स के तौर पर घोषित किया गया है। इनमें 5 लक्ष्य रखे गए हैं। पहला है भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेगा। तीसरा लक्ष्य है भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा लक्ष्य है साल 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वहीं पांचवें में भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। इससे पहले भारत ने 2 अक्टूबर 2015 को इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सबमिट किए थे। इनमें एक स्वस्थ और स्थायी जीवन शैली को आगे बढ़ाना, जलवायु अनुकूल स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करना इत्यादि शामिल है। भारत गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल विद्युत क्षमता का लगभग 40% स्थापित करेगा। 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना आदि लक्ष्य इसमें शामिल किए गए थे। आपको बता दें कि पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक लीगली बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौता है। इसे 4 नवंबर 2016 को लागू किया गया था। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस समझौते को आधिकारिक तौर पर अनुमोदित किया था। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि है। इसका मकसद वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है, विशेष तौर पर पूर्व औद्योगिक काल के मुकाबले 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। भारत ने स्टार्टअप्स को लेकर लैंडमार्क माइलस्टोन हासिल किया है। दरअसल डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने 75,000 स्टार्टअप्स दर्ज किए हैं। स्वतंत्रता के 75वें साल में ये उपलब्धि अहम मानी जा रही है। गौरतलब है कि भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए साल 2016 में स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान लॉन्च किया था। इस प्लान के तहत 3 की पिलर्स हैं। इनमें सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स और इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप्स एंड इंक्यूबेशन शामिल हैं। आपको बता दें, स्टार्टअप से मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो अपने ऑपरेशंस के फर्स्ट स्टेज में होती है। इसमें एक या एक से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर शुरू करते हैं। इसमें फंडिंग के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेंचर कैपिटल्स, क्राउड फंडिंग और लोन्स की मदद ली जाती है। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक स्थित मरघा मठ में इष्टलिंग दीक्षा लेने के बाद लिंगायत समुदाय चर्चा में आ गया है। लिंगायत समुदाय का इष्टलिंग एक यूनिवर्सल फोर्स का प्रतीक है। इसे एक धागे के साथ धारण किया जाता है। आमतौर पर लिंगायत समुदाय को मानने वाले लोगों के बच्चों के नामकरण के दौरान उन्हें ये पहनाया जाता है, लेकिन इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा लिंगायत दर्शन को स्वीकार करने के बाद धारण किया जा सकता है। गौरतलब है कि लिंगायत दर्शन की अवधारणा में यूनिवर्सल फोर्स, समानता और सेकुलर वैल्यूज को तवज्जो दी जाती है। आपको बता दें कि लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक, दार्शनिक और कवि बासवन्ना के द्वारा की गई थी। इनके अनुयायियों को वीर शैव या लिंगायत कहा जाता है। बासवन्ना ने बीदर में अनुभव मंटप की स्थापना की थी, जिसे दुनिया की पहली संसद माना जाता है। वे अपनी कविताओं के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाते थे। इन कविताओं को वचन के नाम से जाना जाता है। लिंगायत परंपरा के मुताबिक व्यक्ति की मौत के बाद वह शिव से मिल जाता है, वापस से दुनिया में जन्म नहीं लेता, इसलिए वे मृत व्यक्ति को दफन करते हैं। वे हिंदू धर्म की पुनर्जन्म की अवधारणा पर सवाल खड़ा करते हैं। इस परंपरा में जाति व्यवस्था का विरोध किया जाता है। इष्टलिंग को धारण करने के कारण इन लोगों को लिंगायत कहा जाता है। वे शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इसे हिंदू धार्मिक परंपरा से अलग मानते हैं। लंबे समय से लिंगायत समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जे की मांग भी कर रहा है, लेकिन सामाजिक और ऐतिहासिक तौर पर हिंदुओं से बेहद नजदीक होने के कारण इन्हें हिंदू धर्म से अलग देखना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। भारत और मालदीव के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान साइबर सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन और अवसंरचना के क्षेत्र में समझौते किए गए।
इस मौके पर भारत द्वारा मालदीव में चलाए जा रहे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पर दोनों देशों के बीच सेटिस्फैक्शन देखने को मिला। भारत मालदीव में अड्डू रोड प्रोजेक्ट, वाटर एंड सीवेज फैसिलिटी और फ्राइडे मॉस्क के रेस्टोरेशन पर काम कर रहा है। अड्डू मालदीव का एक शहर है। यह अड्डू अटॉल पर स्थित है। इसे सीनू अटॉल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों देशों के बीच हिंद महासागर में ट्रांसनेशनल क्राइम्स एंड टेररिज्म को रोकने के लिए भी सहमति बनी है। साथ ही भारत ने मालदीव में अवसंरचना प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए $100 मिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के शुभारंभ में वर्चुअली शामिल हुए। इस प्रोजेक्ट को $500 मिलियन के साथ भारत ने फंड किया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए मालदीव की राजधानी माले को अन्य पड़ोसी द्वीपों से जोड़ा जाना है। आपको बता दें कि मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में अहम स्थान रखता है। भारत सरकार अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सभी पड़ोसी देशों के साथ फ्रेंडली और म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस रखना चाहती है। इस नीति में क्रिएटिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल पीपल ओरिएंटेड रीजनल फ्रेमवर्क्स फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी पर फोकस किया जाता है। इसमें भारत अपने नजदीकी पड़ोसी देशों को ग्रेटर कनेक्टिविटी, बेहतर अवसंरचना, कई क्षेत्रों में विकास के लिए सहयोग जैसे लाभ मुहैया कराना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस द्वारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की 10वीं रिव्यू कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। गौरतलब है कि पहले यह कॉन्फ्रेंस जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन तब कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर 1968 में हस्ताक्षर शुरू किए गए थे, जबकि 1970 से यह संधि प्रभावी है। 5 नाभिकीय हथियार संपन्न देशों समेत 191 देश इस संधि में शामिल हैं। संधि का मकसद परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना तथा परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित करना है। एनपीटी शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए नाभिकीय शक्ति के प्रयोग का समर्थन करती है। भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दरअसल भारत एनपीटी को भेदभावपूर्ण मानता है। इसके प्रावधान केवल 5 देशों मसलन चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए को ही परमाणु हथियार संपन्न मानते हैं, लेकिन अन्य देश जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं हैं, हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वे परमाणु शक्ति हासिल कर सकें। इस तरह भारत पहले से परमाणु शक्ति संपन्न देश और गैर परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किए जाने वाले भेदभाव का विरोध करता है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। IAEA का गठन 1957 में हुआ था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसका मुख्य कार्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, लेकिन सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। हाल ही में 3 टाइगर रिजर्व्स में सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है। ये 3 टाइगर रिजर्व हैं: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में और काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। वहीं रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है। यह सिस्टम प्रोजेक्ट टाइगर और NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ग्रांट्स इन एड के जरिए इंस्टॉल किया गया है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। NTCA पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। साल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। भारत में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। बाघ की 2 सब स्पीशीज हैं, कॉन्टिनेंटल यानी पैंथेरा टाइग्रस टाइग्रस और सुंडा यानी पैंथेरा टाइग्रस सुंडाइका। इसका IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड है। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 को संशोधित करने के लिए एक बिल लेकर आई है। तकरीबन 20 साल पुराने इस एक्ट को संशोधित करने के 2 मकसद हैं। पहला है एक वर्ग विशेष के लिए हरित ऊर्जा का प्रयोग करना कंपलसरी करना, मतलब ये कि एक प्रेस्क्राइब्ड सीमा तक ऊर्जा के लिए नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस वर्ग विशेष में उद्योग, कमर्शियल और कुछ रेसिडेंशियल भी शामिल होंगे। दूसरा मकसद है घरेलू स्तर पर कार्बन मार्केट बनाना। गौरतलब है कि कार्बन मार्केट से मतलब है जहां पर कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेड किया जा सके। इनका मकसद होता है एमिशन यानी उत्सर्जन में कमी लाना।
इन मार्केट्स में उत्सर्जन को कम करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट हासिल करने के लिए किसी उद्योग को निर्धारित मानकों पर बेहतर काम करना होता है। वे उत्सर्जन को कम करके मानकों का अनुपालन करते हैं, इसके एवज में कार्बन क्रेडिट हासिल करते हैं। वहीं जो उद्योग इन मानकों का पालन नहीं कर पाते, वे कार्बन क्रेडिट को खरीद सकते हैं। वैश्विक स्तर पर कार्बन क्रेडिट की बात क्योटो प्रोटोकॉल में की गई थी। प्रोटोकॉल के आर्टिकल 12 में CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात की गई है, जिसमें एनेक्सर 1 के विकसित देश गैर एनेक्सर 1 के देशों में CDM परियोजनाएं चलाकर कार्बन क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। इस तरह विकसित देश एमिशन को कम करने के अपने टारगेट्स को कार्बन क्रेडिट के जरिए पूरा कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, वहीं इसे लागू साल 2005 में किया जा सका। अगली खबर देखते हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला सिंथेटिक एम्ब्रियोज विकसित किया है। इसे स्पर्म, एग्स और फर्टिलाइजेशन के बिना विकसित किया गया है। इजराइल स्थित वेजमैन इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने चूहे के अलग अलग स्टेम सेल्स से एक एम्ब्रियोज को बनाया। इसमें स्पर्म, एग्स और फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसे सिंथेटिक एम्ब्रियोज कहा जा रहा है। इससे नेचुरल एम्ब्रियोज यानी प्राकृतिक भ्रूण में टिश्यूज के विकास के संबंध में रिसर्च करने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन कम होगा, साथ ही ह्यूमन सेल्स एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के लिए नए सोर्स हासिल होंगे। मसलन किसी ल्यूकेमिया पीड़ित व्यक्ति के स्किन सेल्स को बोन मैरो स्टेम सेल्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, जिससे उसे ट्रीट किया जा सके। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सिंथेटिक ह्यूमन एम्ब्रियोज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें ह्यूमन एम्ब्रियोज के बारे में कम पता है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए भी रिसर्च की जरूरत है। आपको बता दें कि स्टेम सेल्स ऐसी मानव कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग कोशिकाओं में डेवलप होने की क्षमता रखती हैं। ये डैमेज टिश्यूज को भी फिक्स कर सकती हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में स्टेम सेल्स थेरेपीज की मदद से गंभीर बीमारियों मसलन पैरालिसिस, अल्जाइमर्स इत्यादि का इलाज भी संभव हो सकेगा। इनका प्रयोग नई औषधियों को परखने के लिए भी किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो जैसे स्टेम यानी तना पेड़ में शाखाएं, पत्तियां, फूल और बीज बना सकता है, वैसे ही मानव शरीर में स्टेम सेल्स कच्चे माल की तरह होते हैं, जिन्हें अन्य कोशिकाओं में बदला जा सकता है। साल 2012 में यूपीएससी ने स्टेम सेल्स पर एक सवाल पूछा था। सवाल था, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3। इसरो 7 अगस्त को SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च करेगा। इसके साथ एक EOS-02 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और आज़ादी सेट को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि आज़ादी सेट को देश भर के सरकारी स्कूलों से कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक की 750 लड़कियों ने तैयार किया है। इसका मकसद आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाना है। आपको बता दें कि SSLV को मांग के मुताबिक तैयार किया जाता है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को सौंपी गई है। NSIL डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत केंद्र सरकार की एक कंपनी है। SSLV के कई फायदे हैं, मसलन मांग के मुताबिक तैयार करना, लागत प्रभावी होना और एक साथ कई सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकना। साथ ही इसे लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत कम होती है। वैश्विक स्तर पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मांग बढ़ रही है, इसलिए इसरो ने इसके विकास पर फोकस शुरू किया है। SSLV एक लॉन्च व्हीकल का प्रकार है। इसकी मदद से सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाता है। इन व्हीकल्स में एक मजबूत प्रोपल्सन सिस्टम होता है जो कि भारी वस्तु जैसे कि सैटेलाइट को लिफ्ट करने में मदद करता है। सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल दोनों के लिए स्पेसक्राफ्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि स्पेस में भेजी जाने वाली किसी भी वस्तु के लिए एक जेनेरिक टर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इसका मकसद केंद्र और राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के बीच सहयोग के नए युग की शुरुआत करना है। मीटिंग के मुद्दों में फसल विविधीकरण, दालों और तिलहन में आत्मनिर्भरता के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करना और नगरीय प्रशासन शामिल हैं। गौरतलब है कि इस साल भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है।
साथ ही अगले साल 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग का आयोजन 2019 के बाद पहली बार व्यक्तिगत तौर पर हो रहा है। इस मीटिंग में इन मुद्दों पर भी रोडमैप तैयार किया जाना है। गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की एक प्रीमियर बॉडी है जिसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करनी होती है। इसमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक्टिवली पार्टिसिपेट किया जाता है। ये राज्य और केंद्र के बीच महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक फोरम मुहैया कराती है। इसमें प्रधानमंत्री, सभी राज्यों और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों समेत केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर निकाय है। यह भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष थिंक टैंक है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।